ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, स्वस्थ मस्त आनंदित हो, ठीक तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। लास्ट लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा। तो चलो बेटा, आज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरिन का आज हम लोग एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये टॉपिक समझना आपको बहुत अधिक जरूरी है। मतलब कि अगर आप लोग ये टॉपिक ठीक से समझ नहीं पाते हो तो SN1 SN2 रिएक्शन में कई जगह पे गलतियां कर जाओगे। यानी कि SN1 और SN2 रिएक्शन को अच्छे से उसमें पूरी पकड़ बनाने के लिए हमें लिविंग ग्रुप का इफेक्ट भी आना चाहिए, बढ़िया तरीके से आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे हो बात को? तो आशा करता हूं कि लास्ट लेक्चर को आप लोग बढ़िया से करके आए हो, नोट्स बना के आए हो, नोट्स को रिवाइज करके आए हो, है ना। नोट्स को रिवीजन भी किया है, नोट्स का रिवीजन भी किया है। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। आप लोग बस फोकस एकदम बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल फोकस से सुनते रहना, आप लोग पूरे फोकस से सुनते रहना, चीजों को लिखते रहना, दिमाग लगाते रहना, और जैसे जैसे मैं जो जो ट्रेंड बोलूंगा उस ट्रेंड को लर्न करते रहना। बस बस हो जाएगा हमारा पूरा मेंस एडवांस नीट लेवल तक खत्म, एकदम आराम से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले ये लिविंग ग्रुप होता क्या है? आप लिविंग ग्रुप का इफेक्ट तो पढ़ा रहे हो, ठीक है, इसके बारे में समझना है, ये भी ठीक बात है, बट पहले ये तो बताओ कि लिविंग ग्रुप है क्या। लिविंग ग्रुप पता होगा तब तो उसके इफेक्ट को समझना आसान होगा। मैं बोला बिल्कुल सही बात बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कि लिविंग ग्रुप है क्या। लिविंग मतलब जो छोड़ के चला जाए, लीव मतलब छोड़ना। जो ग्रुप रिएक्टेंट को छोड़ रहा है उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं लिविंग ग्रुप। जैसे वो तुमको छोड़ के चलेगी तो क्या थी? लिविंग ग्रुप। सिमिलरली जो ग्रुप रिएक्टेंट को छोड़ेगा वो हो जाएगा हमारा लिविंग ग्रुप, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, हम लोग बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया Cl, है ना। इसका रिएक्शन मैंने किसी न्यूक्लियोफाइल से करा लिया। लेट्स से द न्यूक्लियोफाइल इज OH नेगेटिव आयन। मैंने इस सब्सट्रेट का रिएक्शन किसी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से करा दिया, मान लो किसी न्यूक्लियोफाइल से करा दिया। लेट्स से द न्यूक्लियोफाइल इज OH नेगेटिव आयन। ठीक बात है, ठीक बात है, हाँ सर, हाँ सर सही बात है। अब देखो चलो ठीक, ये मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ठीक। मान लिया कि ये जो रिएक्शन है हमारा वो SN1 पाथ से जा रहा है। किस पाथ से जा रहा है? SN1 पाथ से जा रहा है। मान लिया कि ये रिएक्शन हमारा SN1 पाथ से जा रहा है। एकदम आराम से समझाऊंगा, एकदम आराम से समझना, सारी चीजों को एकदम मक्खन की तरह क्लियर करेंगे और इसको खत्म करते हुए हम लोग आ जाएंगे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। ध्यान से समझो। अगर ये रिएक्शन SN1 पाथ से हुआ बेटा, अगर ये रिएक्शन हमारा SN1 पाथ से हुआ, अगर ये रिएक्शन हमारा SN1 पाथ से हुआ तो सबसे पहले क्या होगा? तो बच्चा बोलेगा कि सर अगर SN1 पाथ से रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। बन गया कार्बोकेटायन। क्या हो गया? बन गया कार्बोकेटायन। ठीक बात है, ठीक बात है, हाँ सर। अगली बात, लास्ट क्लास रिवीजन किया है ना? लास्ट क्लास रिवीजन किया है ना? हाँ सर रिवीजन किया है। तो ये जो कार्बोकेटायन बना बेटा, ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर आपने लास्ट क्लास रिवाइज किया है तो एक बच्चा तुरंत खड़ा होकर ये बोल देगा कि सर यहाँ पे होना तो चाहिए था कायदे से SN2, यहाँ पर कायदे से SN2 रिएक्शन होना चाहिए था। मैं पूछता क्यों बेटा? तो बोले सर देखो, पहली बात ये है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या है? 1 डिग्री हैलाइड है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सर ये SN2 रिएक्शन होना चाहिए था, आप SN1 करा रहे हो। मैं बोला कि चलो ठीक बात है, मान लिया होना चाहिए था SN2, बट मैं इसको SN1 से समझाना चाह रहा हूँ। मैं अभी इसको SN1 पाथ से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो बच्चा बोलेगा ठीक है सर आपकी मर्जी। मैं बोलता है कि चलो समझते हैं, चलो हम लोग आगे समझते हैं। तो सबसे पहले बन गया कार्बोकेटायन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बनकर तैयार हो गया? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनकर तैयार हो गया। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे अब आप एक बात बताना, तो मुझे आप एक बात बताना बेटा, मुझे आप एक बात बताना, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो क्या ये कार्बोकेटायन अब खुद को रीअरेंज नहीं करना चाहेगा?
क्या ये कार्बोकेटायन खुद को रीअरेंज नहीं करना चाहेगा क्या? तो अब बोलोगे सर करना तो चाहेगा, ये कार्बोकेटायन का पूरा मन होगा कि ये यहां से यहां चला जाए, लेकिन बच्चे के दिमाग में डाउट ये है कि सर अब इस बार ये कार्बोकेटायन से अटैच पहला कार्बन अल्फा, कार्बोकेटायन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, क्या यहां पे सर अल्फा, इसका मतलब देखो कार्बोकेटायन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चे के दिमाग में डाउट ये है कि सर यहां पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो क्या सर यहाँ पे कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है? मैं बोला बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहले रीअरेंजमेंट कराता हूँ, फिर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर लिख पाऊँगा, ठीक है। चलो तो अब क्या होगा बेटा इस केस में क्या होगा, जैसे पिछली बार हुआ था हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि हाइड्राइड यहां से यहां पे आ गया था। सिमिलरली इस बार यहां पे क्या होगा बेटा इस बार यहां पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट। पिछली बार जैसे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, वैसे ही इस बार यहां पे हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट, लेकिन रीअरेंजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कार्बोकेटायन है अनस्टेबल, रीअरेंजमेंट होते ही कार्बोकेटायन हो जाएगा स्टेबल, तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। इस वजह से क्या हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट। तो जैसे हाइड्राइड शिफ्ट था वैसे ही मिथाइल शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव मिथाइल शिफ्ट। क्या हुआ कि जो मिथाइल है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेते हुए इस कार्बन पे आ जाएगा। समझो इसको ध्यान से समझो, ये ऐसे था स्ट्रक्चर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। मिथाइल जैसे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को, मिथाइल मतलब मान लो यहाँ पे CH3, बॉन्ड लाइन नोटेशन उसको शो नहीं करते हैं, लेकिन मिथाइल मतलब क्या, CH3, यही हुआ ना। हाँ, जैसे ही ये जो हमारा CH3 है बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेता है, क्या बन जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव, और क्या हो गया CH3 नेगेटिव। हो गया कि नहीं हो गया, CH3 नेगेटिव, हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब ये CH3 नेगेटिव गया, इस पर अटैक किया और क्या बना दिया, ये बना दिया, क्या बना दिया, ये मॉलिक्यूल बना दिया। आई होप कि ये बातें आप लोग जल्दी समझ गए होंगे, क्योंकि मैं सुबह की क्लास में इस बात को बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, मिटा दूं इसको, ठीक है। तो सर यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा शिफ्ट हुआ, तो अब बोलोगे सर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप माइग्रेट किया है, तो इसको बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट। क्या ये बात भी क्लियर है, क्या ये बात भी क्लियर है? तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो गया हाँ या ना, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो गया हाँ या ना, सर बिल्कुल हो गया। तो क्या बनके तैयार हुआ, अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है वो जाएगा इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा और क्या बनके तैयार हो जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ ये बनके तैयार हो जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान से समझो। प्लस एक ग्रुप लीव कर गया, कौन सा ग्रुप, Cl नेगेटिव। ये जो Cl नेगेटिव है वो तो मॉलिक्यूल को छोड़ दिया ना, ये जो Cl नेगेटिव है ये तो मॉलिक्यूल को छोड़ दिया ना। हाँ सर, तो ये यहाँ पे लास्ट में लिख दिया हम लोगों ने Cl नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट हो गया। अब देखो ये जो Cl नेगेटिव था बेटा, इसने क्या किया था, इसने रिएक्टेंट को लीव किया था। ये जो Cl नेगेटिव है इसने रिएक्टेंट को लीव किया था, इसने सबस्ट्रेट को लीव किया था। तो जो ग्रुप रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट को लीव कर देता है, छोड़ देता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ठीक है, बोलो साथ बोलो, लिविंग ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप जो केमिकल रिएक्शन के दौरान सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट को लीव कर जाता है, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। हाँ या ना बोलो, जो छोड़ेगा वही तो लिविंग है ना, जो छोड़ रहा है वही तो लीव कर रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा Cl नेगेटिव क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। अभी जो लिविंग ग्रुप है बेटा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा Lg। लिविंग ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा, Lg। मैं बार लिविंग ग्रुप नहीं लिखने जा रहा हूं। तो लिविंग ग्रुप समझ में आया आपको, लिविंग ग्रुप क्या है समझ में आया। देखो लिविंग ग्रुप SN1 रिएक्शन में भी होता है, यानी कि SN1 रिएक्शन में भी कोई ना कोई ग्रुप रिएक्टेंट को लीव कर रहा होता है। SN1 रिएक्शन में भी कोई ना कोई ग्रुप रिएक्टेंट को लीव कर रहा होता है। अब आओ SN2 में देखते हैं, ये हो गया हमारा SN1। आ जाओ SN2 में देखते हैं, ध्यान से देखना, SN2 में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास CHHCl। सर Cl बार ले रहे हो, कोई और लो, चलो ले लो बेटा। मैंने Br ले लिया इस बार, क्या ले लिया, Br ले लिया। इसका रिएक्शन मैंने करा दिया सेम वही OH नेगेटिव आयन से।
अब देखो क्योंकि ये मिथाइल हैलाइड है तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, तो बच्चा तुरंत बोलेगा सर यहाँ पे होना चाहिए SN2। अगर SN2 रिएक्शन है तो अटैक फ्रंट साइड होगा कि बैक साइड, तो बच्चा बोलेगा सर बैक साइड अटैक होगा। अच्छा, तो बन क्या जाएगा, बनेगा क्या, सबसे पहले होता है फॉर्मेशन किसका, ट्रांजिशन स्टेट का। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का। तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, CH ये हो गया Br डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे हो गया OH डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट, ये हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट। सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि Br नेगेटिव कंप्लीटली पूरी तरह से मॉलिक्यूल को छोड़ देगा, Br जो है वो पूरी तरह से मॉलिक्यूल को छोड़ देगा। एक टाइम ऐसा आएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ उस टाइम पे, इसको ठीक करो, उस टाइम पे बेटा जो हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा CH OH, यही बनके तैयार होगा। हाँ सर बिल्कुल, यही हमारे पास यही मॉलिक्यूल बचेगा। और जब ये हमारे पास मॉलिक्यूल बचेगा बेटा, तो यहाँ पे लीव क्या किया, यहाँ पे लीव किया Br नेगेटिव। जब ये हमारे पास जब हमें ये प्रोडक्ट मिल गया उस समय लीव क्या किया, Br नेगेटिव, उस समय लीव क्या किया, Br नेगेटिव। ठीक है, हाँ सर, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या होगा, Br नेगेटिव। ये क्या है, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप क्या होता है समझ में आया आपको, लिविंग ग्रुप क्या है समझ में आया आपको। लिविंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट या सब्सट्रेट को छोड़ देता है, खत्म, इतनी सी बात है। तो आप सबसे पहले इन सारी बातों को लिख लोगे, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। चलो जल्दी से लिखो। हो गया बेटा, चलो हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, अब सर लिविंग ग्रुप क्या होता है आपने ये तो समझा दिया, लिविंग ग्रुप क्या है आपने ये तो समझा दिया। अब लिविंग ग्रुप का डेफिनेशन भी लिखवा दो, लिविंग ग्रुप का डेफिनेशन भी लिखवा दो। ठीक है, ठीक, तो अगला पॉइंट बना के लिखो, लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। लिविंग ग्रुप क्या करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बाहर निकलता है ना। डिपार्ट्स इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डिपार्ट द सब्सट्रेट, है ना। थोड़ा सा रुक जाओ, लिविंग ग्रुप डिपार्ट द सब्सट्रेट the substrate in the rate determining step in both SN1 and SN2 रिएक्शन। यानी कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों ही केस में जो हमारा लिविंग ग्रुप था वो सब्सट्रेट को छोड़ रहा था RDS में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के दौरान चाहे SN1 रिएक्शन था चाहे SN2 रिएक्शन था, जो हमारा लिविंग ग्रुप था वो सब्सट्रेट को लीव कर रहा था। ठीक बात है, हाँ सर। अच्छा, अगला पॉइंट लिखना, हेंस लिविंग ग्रुप एबिलिटी, हेंस लिविंग ग्रुप ऑलवेज has an impact on rate of reaction। समझ गए बात को, यानी कि लिविंग ग्रुप क्या कर रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, लिविंग ग्रुप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट को लीव कर रहा है। ठीक बात है, तो अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में लिविंग ग्रुप रिएक्टेंट को लीव कर रहा है तो रेट पे लिविंग ग्रुप का एक इंपैक्ट हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा। सर कैसे? अरे भाई, लिविंग ग्रुप अगर जल्दी लीव करता है तो आरडीएस भी कम होगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब रिएक्शन फास्टर होगी। अगर लिविंग ग्रुप देर से लीव कर रहा है, जल्दी लीव नहीं कर रहा, जल्दी छोड़ के नहीं जा रहा, तो जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा।
समझ गए बात को, समझ गए बात को। इसको ऐसे समझो, जब तक कोई इंसान तुमको छोड़ेगा नहीं, कोई दूसरा नहीं आने वाला। ये छोड़ के जब जाएगा तब तो दूसरा आएगा। अब जितना जल्दी ये छोड़ के जा रहा है उतना जल्दी दूसरा आएगा, और जितना लेट से छोड़ के जा रहा है उतना देर से दूसरा आएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। बस वही चीज बोलना चाह रहा हूं बेटा, वही चीज बोलना चाह रहा हूं कि अगर लिविंग ग्रुप सबस्ट्रेट को जल्दी लीव कर रहा है, सबस्ट्रेट को जल्दी लीव कर रहा है, तो रिएक्शन भी जल्दी कंप्लीट होगी। आरडीएस कम होने का मतलब क्या, रिएक्शन जल्दी खत्म होने वाली है। अगर लिविंग ग्रुप रिएक्टेंट को जल्दी छोड़ के जा रहा है, रिएक्टेंट को जल्दी छोड़ के जा रहा है, तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी, और रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब आरडीएस कम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कम। और अगर लिविंग ग्रुप रिएक्टेंट को देर से छोड़ के जा रहा है, अगर लिविंग ग्रुप रिएक्टेंट को देर से छोड़ के जा रहा है, तो रिएक्शन भी देर में कंप्लीट होगी, और अगर रिएक्शन देर में कंप्लीट होगी, इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस ज्यादा। तो जो जितना जल्दी छोड़ के जाएगा उतना जल्दी नया बंदा आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ पाए बात को। तो ये बात समझ में आया कि लिविंग ग्रुप ऑलवेज हैज एन इंपैक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई? लेकिन जितना आराम से लिविंग ग्रुप जाएगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा, और जितना देर से लिविंग ग्रुप जाएगा उतना धीरे रिएक्शन होगा। तो वही बात को मैं यहीं पे लिख देता हूं, उसी बात को मैं यहां पे पॉइंट बना के लिख देता हूं। मोर इजली द लिविंग ग्रुप लीव द सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट लिख देता हूं, लीव द रिएक्टेंट मोर इजली द लिविंग ग्रुप लीव द रिएक्टेंट then faster will be the रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि जितना जल्दी लिविंग ग्रुप रिएक्टेंट को छोड़ेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। अभी देखो हम लोगों ने क्या देखा था, रिएक्शन में। अभी देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या देखा था कि जब मैंने SN1 से समझाया था लिविंग ग्रुप के बारे में, तो वहां से Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा था। जब मैंने SN2 को समझाया था तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पे लिविंग ग्रुप Br नेगेटिव बाहर निकल रहा था। देखो अभी जस्ट की बात कर रहा हूं, देखो है? पहले में Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा था, दूसरे में Br नेगेटिव बाहर निकल रहा था। इसका मतलब क्या दिमाग में घंटी बजी कि ज्यादातर केस में ये जो लिविंग ग्रुप है वो अनायन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ज्यादातर केस में जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है बेटा वो किस फॉर्म में बाहर निकलते हैं, अनायन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो उसी पॉइंट को बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस living group departs the reactant in the form of anion। ज्यादातर केस में बेटा ये जो लिविंग ग्रुप है, ये जो लिविंग ग्रुप है जो रिएक्टेंट को छोड़ रहा है वो एनायन के फॉर्म में बाहर निकलता है। किस फॉर्म में बाहर निकलता है, एनायन के फॉर्म में बाहर निकलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई? तो इतने पॉइंट्स को आप लोग लिखो, फिर आगे के पॉइंट्स हम लोग लिखना शुरू करते हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी लिख लो। चलो बेटा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो बेटा आप लोग यहां तक की बातें समझ गए थे। अब देखो अगली बात देखो, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने अभी आपको यह समझाया कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। यानी कि लिविंग ग्रुप हमें यह भी डिसाइड करके बता रहा है कि रिएक्शन फास्टर होने वाली है कि रिएक्शन स्लोअर होने वाली है। ठीक बात है, ठीक बात है, हाँ सर बिल्कुल सही, ठीक बात है। और लिविंग ग्रुप किस फॉर्म में निकल रहा है सर? लिविंग ग्रुप अनायन के फॉर्म में निकल रहा है। ज्यादातर केस में लिविंग ग्रुप जो है वो एक अनायन के फॉर्म में निकल रहा है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ बातें पहले लिखता हूं फिर इसको मैं समझाऊंगा। पहली बात
रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज, बताओ मेरे को बताना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप। बोलो, पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप। मतलब अगर लिविंग ग्रुप हमारा हुआ स्ट्रांग, अगर लिविंग ग्रुप हमारा क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो उस केस में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा कम। और अगर हमारा लिविंग ग्रुप हो गया वीक, उस केस में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो अच्छा हो जाएगा। अब सर स्ट्रांग लिविंग ग्रुप, वीक लिविंग ग्रुप, इसका मतलब क्या, तो मैं इसको मिटा के एक बात और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं, और थोड़ा सा सरल लैंग्वेज में लिखना चाहता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग एबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। यानी कि अगर लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी अधिक हुई, समझे बात को, अगर लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी अधिक हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अधिक होगा। लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी कम हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है कि लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी है क्या। रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करता है कि लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी है क्या। यानी कि अगर लिविंग ग्रुप ज्यादा जल्दी निकलता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगा, लिविंग ग्रुप अगर धीरे निकलता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो लिविंग ग्रुप कहीं ना कहीं यह बात को डिसाइड कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने वाला है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने वाला है। इतनी बातें क्लियर है क्या, इतनी बातें क्लियर है क्या, इतनी बातें क्लियर है क्या। हाँ सर, हाँ सर। अगली बात देखो, लिविंग ग्रुप जो था बेटा, लिविंग ग्रुप जो था बेटा, जो हमारे पास लिविंग ग्रुप था वो किस फॉर्म में निकल रहा था। तो आप बोलोगे कि सर ज्यादातर केस में लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एनायन, लिविंग ग्रुप एनायन के फॉर्म में बाहर निकल रहा था। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर लिविंग ग्रुप एनायन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है बालक, अगर लिविंग ग्रुप एनायन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो हम लोग क्या ये बात नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या ये बात नहीं बोलेंगे कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। हाँ या ना बोलो। पहले लिखता हूं, अगली बात देखो, लिविंग ग्रुप एबिलिटी is directly proportional to stability of anion। मतलब एनायन जितना अधिक स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। अगर एनायन स्टेबल है, अगर स्टेबल एनायन बाहर निकल रहा है इसका मतलब गुड लिविंग ग्रुप। अगर वीक एनायन यानी कि अनस्टेबल एनायन बाहर निकल रहा है इसका मतलब बैड लिविंग ग्रुप। यानी कि एनायन की स्टेबिलिटी अगर अधिक है, एनायन की स्टेबिलिटी, एनायन जो कौन सा एनायन जो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, जो एज ए लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा है सब्सट्रेट को, अगर उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हुई, अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़िया हुई, उस केस में लिविंग एबिलिटी भी बढ़िया है। अगर उसकी स्टेबिलिटी खराब हुई तो उसमें लिविंग एबिलिटी भी खराब है। सर इस बात को थोड़ा सा नहीं समझ पाए, इस बात को थोड़ा सा नहीं समझ पाए। अब आओ इस बात को हम लोग ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। पहले इस बात को ध्यान से देखो। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, पहले इस बात को ध्यान से देखो, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वह स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड करता है। ठीक बात है। हाँ सर। इसका मतलब अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसी पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब दो टाइप के लिविंग ग्रुप हो गए। अगर एनायन अनस्टेबल, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अगर जो हमारा एनायन है वो हुआ स्टेबल, अगर हमारा एनायन है वो क्या हो गया स्टेबल, तो इसका मतलब जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा, इसका मतलब जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, गुड, क्या होगा, अच्छा होगा। वो क्या होगा, अच्छा होगा। और अगर मेरा एनायन क्या हो गया, अगर हमारा एनायन हो गया अनस्टेबल, अगर हमारा एनायन हो गया अनस्टेबल, उस केस में जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा बेटा, उस केस में जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो होगा, उस केस में जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा वो होगा बैड। क्या होगा, बैड। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि अगर एनायन स्टेबल है तो लिविंग ग्रुप गुड, अगर एनायन अनस्टेबल है तो लिविंग ग्रुप बैड। ठीक बात है,
ठीक बात है सर। बैड लिविंग ग्रुप का मतलब, बैड लिविंग ग्रुप का मतलब, बैड लिविंग ग्रुप का सिंपल सा मतलब यह है बेटा कि लिविंग ग्रुप जल्दी से निकलना ही नहीं चाहेगा। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब कि लिविंग ग्रुप जल्दी से छोड़ के चला जाएगा। अरे गुड लिविंग ग्रुप कौन? अच्छा छोड़ने वाला कौन? जो जल्दी से निकल लेना। और बैड लिविंग ग्रुप कौन? कि तुमको फंसा के जो बंदा रखा हुआ है, जो भी इंसान आपको फंसा के रखा हुआ वो बैड लिविंग ग्रुप। मतलब ना जा रहा है, अब जा नहीं रहा है तो किसी को आने भी नहीं दे रहा, ठीक है, न जा रहा है न किसी को आने दे रहा है, ठीक बात है, ठीक बात है। धीरे धीरे 4 साल में जाएगा, धीरे धीरे 4, 5 से 8 साल में कोई आएगा, ठीक है। समझ गए बात को, समझ गए बात को। इसका मतलब कि अगर लिविंग ग्रुप बैड का मतलब क्या कि जो जल्दी से मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ने वाला, जो जल्दी से सबस्ट्रेट को नहीं छोड़ने वाला, वो बैड लिविंग ग्रुप। और जो जितना जल्दी सबस्ट्रेट को छोड़ दे वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक बात है। चलो आप इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। एक एग्जांपल मैंने ले लिया CH3Cl, इसका रिएक्शन मैंने OH नेगेटिव से कराया। एक दूसरा एग्जांपल मैंने क्या ले लिया CH3F, इसका भी रिएक्शन मैंने OH नेगेटिव आयन से कराया। अब मैं तुमसे पूछता हूं इन दोनों में कौन सा रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा? इन दोनों में कौन सा रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा? मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में कौन सा रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा? चलो आओ। बच्चा बोलेगा कि सर दोनों ही केस में जो रिएक्शन होने वाला है वो हो रहा है SN2। दोनों ही केस में अगर रिएक्शन हुआ तो SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। मैं बोला बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चा बोला कि सर पहले में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, H ये हो गया OH प्लस अब Cl नेगेटिव, ठीक। दूसरे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H OH प्लस ऑफ F नेगेटिव, प्लस ऑफ F नेगेटिव, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान दो समझो। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इसका मान लिया पहले वाला रिएक्शन जो है, जो ये फर्स्ट वाला रिएक्शन है, ये हो गया हमारा सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट वाले रिएक्शन का जो हमारा रेट है वो है R1, सेकंड वाला रिएक्शन का जो हमारा रेट है वो है R2। मैं पूछता हूं कि दोनों में कौन सा रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा? तो बच्चा बोलेगा कि सर आपने लिखवाया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। जो लिविंग ग्रुप जल्दी छोड़ेगा वो ज्यादा अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो बताओ कौन सा जल्दी छोड़ेगा? तो आओ, बच्चा क्या सोचेगा कि सर देखो फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि फ्लोरीन के ऊपर है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बच्चा बोलेगा कि सर जो फ्लोरीन है वह पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज सबसे अधिक स्टेबल। मैं बोला कि ठीक बात है। तो बोला कि सर अगर फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज सबसे अधिक स्टेबल हुआ यानी कि सबसे स्टेबल अनायन ये हो गया, और जितना अधिक स्टेबल अनायन उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, जितना अधिक स्टेबल अनायन उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। मैं बोला कि बस यहीं पे तुम मात खा गए, यानी कि जो हमारा R1 है वो R2 से अधिक है। एक्चुअल केस में हमारा जो रेट यानी कि फर्स्ट रिएक्शन का रेट है वह ज्यादा है R2 के कंपैरिजन में। अब बच्चा पूछेगा सर ऐसा क्यों? ठीक है, अब आओ देखो जो बेटा हमारे पास F नेगेटिव है, वह Cl नेगेटिव से कम स्टेबल कैसे? अब इस पे आते हैं। बेसिकली बात को समझो। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी कि फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? फ्लोरीन के पास जगह नहीं होता। फ्लोरीन जो है, ये जो फ्लोरीन है इसका साइज है बहुत छोटा। फ्लोरीन का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो जैसे इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, फ्लोरीन है 70th ग्रुप का एलिमेंट, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। फ्लोरीन 70th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब उसके लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, अब फ्लोरीन का साइज है छोटा, बिल्कुल ठीक बात है सर, उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फ्लोरीन जैसे ही F नेगेटिव बनता है उसके लास्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के लास्ट शेल में आया तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने की वजह से उसके लास्ट शेल में रिपल्सन बढ़ जाएगा।
उसके लास्ट शेल में जो रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज हो रहा है तो फ्लोरीन एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्यों? रिपल्सन बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही फ्लोरीन एटम के लास्ट शेल में रिपल्सन बढ़ी, फ्लोरीन एटम का एनर्जी बढ़ गया, और जैसे ही एटम की एनर्जी बढ़ी, एटम हो जाएगा अनस्टेबल, एटम हो जाएगा अनस्टेबल। तो अब देखो, यहां पे फ्लोरीन स्टेबल था, यहां पर ये फ्लोरीन स्टेबल था, अब यहां पे हो रहा है अनस्टेबल। तो क्या फ्लोरीन इस ग्रुप को लीव करना चाहेगा? इसको छोड़ने की वजह से अनस्टेबल हो रहा है ना, फ्लोरीन इस ग्रुप को छोड़ने की वजह से अनस्टेबल हो रहा है ना। हाँ सर, तो क्या ये फ्लोरीन इस ग्रुप को लीव करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। इस वजह से F नेगेटिव जो है हमारे पास, इस वजह से जो हमारे पास F नेगेटिव है जो है वो थोड़ा सा कम स्टेबल है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। नो डाउट नेट कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही इस पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जा रहा है, यहां पे बढ़ जा रही है रिपल्सन, क्योंकि उसका साइज है छोटा। अब क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन जो है देखो सुनो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, यानी कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये सब सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो हम लोग को पता है कि जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, कहीं ना कहीं एटम का साइज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप मूव करने से एटम का साइज बढ़ता है, बड़ा होता है। तो अगर एटम का साइज बड़ा हो रहा है, अगर एटम का साइज बड़ा हो रहा है, पहले इसको समझो, जो क्लोरीन है वो भी 17th ग्रुप का एलिमेंट है। हाँ सर, इसका मतलब क्लोरीन के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्लोरीन का लास्ट शेल बड़ा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। हाँ या ना? हाँ या ना सर? बिल्कुल सही बात है। तो अगर क्लोरीन का लास्ट शेल बड़ा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो क्लोरीन के लास्ट शेल में अगर हम लोग 8वां इलेक्ट्रॉन डाल दें तो फ्लोरीन से तो कम रिपल्सन होगा ना भैया। हाँ सर, यानी कि अगर क्लोरीन के लास्ट शेल में फ्लोरीन से कम रिपल्सन हो रहा है 8वां इलेक्ट्रॉन डालने के बाद, तो क्लोरीन जो है, जो Cl नेगेटिव है, वह F नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल अनायन हुआ कि नहीं? सर बिल्कुल हुआ, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी इससे अधिक हो गई। ठीक है, हाँ सर। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी इससे अधिक है तो इन दोनों में कौन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? अरे माफ करना, फ्लोरीन F नेगेटिव और Cl नेगेटिव में किसकी स्टेबिलिटी अधिक है? तो आप बोलोगे कि सर Cl नेगेटिव का। मैं पूछा क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है थोड़ा सा, तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से उसके लास्ट शेल में रिपल्सन कम हो जाता है, उसके लास्ट शेल में 8वां इलेक्ट्रॉन आने से रिपल्सन कम हो जाता है। जब उसके लास्ट शेल में 8वां इलेक्ट्रॉन आने से रिपल्सन कम हो जाएगा तो क्लोरीन Cl नेगेटिव की स्टेबिलिटी भी F नेगेटिव से अधिक होगी। समझ रहे हो बात को क्या बताना चाह रहा हूं मैं? बात को समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, 1 मिनट टाइम देना मेरे को। हाँ बेटा, तो इतनी बातें समझ गए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बेटा, एक्चुअली घर पे कोई है नहीं, मैं अकेला हूं, तो कोई आ गया था बाहर। चलो देखते हैं आगे की बातें, आगे की बातों को ध्यान समझते हैं। तो क्लोरीन जो है उसका साइज, उसका लास्ट शेल का साइज थोड़ा सा बड़ा है, किसके कंपैरिजन में? फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो क्लोरीन के लास्ट शेल में 8वां इलेक्ट्रॉन आने से जो रिपल्सन होगा वो थोड़ा सा कम होगा, किसके कंपैरिजन में? फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा? तो आप बोलोगे कि सर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो अगर फ्लोरीन से अधिक स्टेबल नेगेटिव चार्ज हो रहा है क्लोरीन पे, तो ज्यादा स्टेबल अनायन कौन हुआ? क्लोरीन। और अगर क्लोरीन ज्यादा अच्छा स्टेबल अनायन है तो ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप कौन हुआ? क्लोरीन। ठीक है, तो अगर क्लोरीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा फास्ट होगा? किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा? तो अब बोलोगे कि सर पहले वाले का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दूसरे वाले से अधिक होगा, यानी कि R1 जो है वो R2 से अधिक होगा। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए बात को? चलो ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इस एग्जांपल को एक और फॉर्म में समझाता हूं, इस एग्जांपल को एक और फॉर्म में समझाता हूं। दूसरा फॉर्म क्या है सर? दूसरा फॉर्म क्या है सर? चलो क्या था एग्जांपल? ये था ना H3CF, यही था ना सर? बिल्कुल यही था। अब मुझे एक बात आप लोग ध्यान से बताओ, आप लोग मुझे एक बात ध्यान से बताओ, क्या कार्बन और फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट नहीं है क्या? कार्बन और फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं? कार्बन और फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं? हाँ सर, यानी कि इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हुई होगी, क्या हुई होगी? 2p ओवरलैपिंग हुई होगी। तो अब आप बताओ कि अगर कार्बन और फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, तो सेम पीरियड के एलिमेंट यानी कि इन दोनों में 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए होंगे। हाँ सर, और अगर सेम साइज के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, उस केस में जो बॉन्ड बनता है
वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, हाँ या ना? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, हाँ या ना? हाँ सर, क्योंकि इसका इस ऑर्बिटल का भी साइज छोटा, इस ऑर्बिटल का भी साइज छोटा, दो छोटे छोटे साइज के ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप होंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे ऑर्बिटल जब ओवरलैप होंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी आएगी, और अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होगी, हाँ या ना? हाँ सर, समझ गए बात को? तो समझो कि दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, जिसकी वजह से दोनों का ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड लेंथ आएगा वो भी क्या होगा? छोटा होगा। अगर इन दोनों का बॉन्ड लेंथ छोटा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि मुश्किल? सर मुश्किल है। तो अगर बेटा ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा ही नहीं तो लिविंग ग्रुप लीव कहां से करेगा? ये बात भी क्लियर हुई। दोनों तरीके से आप लोगों ने ये इस एग्जाम्पल को समझ लिया। दोनों तरीके से आप सभी ने इस एग्जाम्पल को समझ लिया क्या? हाँ सर, समझ लिया। तो अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास क्लोरीन है, जो Cl नेगेटिव है, जो हमारे पास क्लोरीन है वो क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। क्लोरीन क्या हो गया बेटा? गुड लिविंग ग्रुप। और जो हमारे पास फ्लोरीन है वो क्या हो गया? बैड लिविंग ग्रुप। समझ में आया? तो जो गुड लिविंग ग्रुप है वह रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और जो बैड लिविंग ग्रुप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। तो आई होप कि लिविंग ग्रुप क्या है, लिविंग एबिलिटी क्या है, कैसे देखना है, इन सारी बातों को आप लोग समझ गए। तो हमें क्या चेक करना है? कौन सा बंदा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? जिसका अनायन ज्यादा स्टेबल होगा। जिसका अनायन ज्यादा स्टेबल वो बंदा अच्छा लिविंग ग्रुप, जिसका अनायन कम स्टेबल वो बंदा वीक लिविंग ग्रुप, सॉरी बैड लिविंग ग्रुप। जिसका अनायन ज्यादा स्टेबल वो बंदा गुड लिविंग ग्रुप, जिसका अनायन अनस्टेबल वो बैड लिविंग ग्रुप। तो जल्दी से आप इसको एक बार लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं। जल्दी करो। चलो बेटा आगे की बातें समझते हैं हम लोग। आगे की बातें देखना और ध्यान से, क्या कि अ लिविंग ग्रुप शुड बी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सो दैट इट क्रिएट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। देखो हम लोगों ने देखा था, जैसे एग्जांपल क्या था? CH3Cl, हम लोगों ने ये एग्जांपल ले लिया था, ठीक? सही बात है, बिल्कुल सर। अब तुमको पता है कि जो क्लोरीन है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन जो है वो कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब कार्बन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अगर क्लोरीन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब जो बॉन्ड में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो क्लोरीन पे आ गया डेल्टा नेगेटिव और इस पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव। ठीक बात है? पक्की बात है? हाँ सर, बिल्कुल पक्की बात है। तो क्या बेटा क्या यहां से आपको यह बात समझ में नहीं आती कि जो क्लोरीन है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? क्लोरीन एक तरह से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बस वही बात लिखा हुआ है कि अ लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप भी कौन सा है यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिविंग ग्रुप है बेसिकली क्लोरीन, तो अ लिविंग ग्रुप शुड बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये क्लोरीन क्या है? जो लिविंग ग्रुप है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो लिविंग ग्रुप ज्यादातर केस में क्या होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, ताकि वह कार्बन चेन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सके। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, ताकि वह कार्बन चेन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर सके। ठीक बात है? पक्की बात है? बढ़िया बात है? समझ चुके हो आप लोग? चलो तो मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक, अगली बात को समझो। मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि जो लिविंग ग्रुप होता है, जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के। लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वह स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ सर। तो अब आगे समझो कि अगर हमारे पास स्टेबल अनायन है, इसका मतलब वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है? हाँ सर। तो सर ये स्टेबल अनायन कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप बात को समझो। एनायन जो है बेटा हमारा जितना अधिक स्टेबल होगा, हमारे एनायन जितना अधिक स्टेबल होंगे वो उतने वीक बेस होंगे, है ना? मोर स्टेबल इज द एनायन, मोर वीकर इज द बेस। यानी कि जो अनायन जितना अधिक स्टेबल है वो उतना वीक बेस है, और जो अनायन जितना कम स्टेबल है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है।
ठीक है। यानी कि स्टेबल अनायन का मतलब वीक बेस, स्टेबल अनायन का मतलब वीक बेस, यानी कि वीक बेस हमारे क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। वीक बेस हमारे क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। यानी कि अगर बेस वीक हो गया तो उस बेस से जो एसिड बनेगा वो क्या स्ट्रांग होगा, है ना। अगर बेस वीक है इसका मतलब उसका एसिड स्ट्रांग है ना। हाँ सर, सही बात है सर। यानी कि जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वह एनायन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एनायन स्टेबिलिटी किसका अधिक है, वीक बेस का। जो वीक बेस है उसका एनायन स्टेबिलिटी अच्छा है, यानी कि वीक बेस भी क्या हो गए, अच्छे लिविंग ग्रुप हो गए। और अगर बेस वीक है तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बेस अगर वीक है तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग एसिड भी क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। स्ट्रांग एसिड भी क्या होता है, अच्छे लिविंग ग्रुप होता है। सर अभी मैंने बस आपको ऊपर से आइडिया दिया है, अभी सारी बातों को लिख के एग्जांपल समझाऊंगा तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बट अभी क्या स्टेटमेंट समझ गए, स्टेटमेंट जो मैंने मुंह से बोला उतनी बातें क्लियर है आपको। आगे देखो, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन स्टेबिलिटी। चलो पहले इसको छोड़ो, पहले हम लोग इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। जैसे देखो मान लो हमारे पास एक कोई ए नेगेटिव आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। हाँ अब देखो ये जो हमारे पास ए नेगेटिव आयन है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है, ये जो हमारे पास ए नेगेटिव आयन है अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी ए पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर दुनिया का कोई पार्टिकल या फिर कोई भी एटम या फिर कोई भी मॉलिक्यूल, फिर समझो, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल दुनिया का या कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, दुनिया का वो कोई भी चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल या फिर कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक बात है। हाँ सर, तो ये क्या हो गया, बेस। लेकिन वहीं अगर ये ए नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी सी पॉजिटिव एटम को डोनेट करता, वहीं अगर ये जो हमारे पास ए नेगेटिव है वह अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी सी पॉजिटिव एटम को डोनेट करता, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो सी है वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, सी जो है वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ सर, यानी कि बेस क्या होते हैं, बेस बेसिकली वो स्पीसीज हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं। बेस बेसिकली वो स्पीसीज हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। इतनी बातें क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ये बात भी क्लियर हो गई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक, तो बेस क्या समझ में आ गया, बेस क्या समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर, ठीक। अब देखो अब सर स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस देखो क्या हुआ, बेस क्या है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी पार्टिकल, दुनिया का कोई पार्टिकल, अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम, कोई स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं तो उसको बेस कहते हैं। हाँ सर, हाँ सर। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा कि जो बंदा जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन को दे दे, जो बंदा जितना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन को दे देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और जो बंदा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जितना धीरे, जितना लेट से हाइड्रोजन एटम को देता है, H पॉजिटिव एटम को देता है, H पॉजिटिव आयन को देता है, वो उतना वीक बेस है ना। बोलो, है ना। वो क्या रहा है, बेस तो वो है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को दे रहा है, किसको, H पॉजिटिव को। बेस वो है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है, वो हो गया बेस। ठीक है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन हुआ, जो जल्दी डोनेट करे, जो जितना जल्दी डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H पॉजिटिव को, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो जितना धीरे डोनेट करेगा, जो जितना लेट से डोनेट करेगा अपने किसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H पॉजिटिव को, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जितना लेट में डोनेट करता है, जितना धीरे डोनेट करता है,
वो क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। अब देखो, अब देखो, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो सर स्ट्रांग, अब देखो आगे समझो, आगे समझो। यानी कि स्ट्रांग बेस कौन सा होगा, स्ट्रांग बेस कौन सा होगा? तो मैं एक बात लिखता हूं कि जो हमारे पास अनस्टेबल अनायन होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग बेस कौन होंगे, जो अनस्टेबल अनायन होंगे। यानी कि मतलब इसका क्या, मतलब इसका क्या, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा वही तो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा ना। जिस बंदे के पास, जिस बंदे के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, जिस बंदे के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, वही ना आराम से डोनेट कर सकता है H पॉजिटिव को। मान लो हमारे पास कोई एटम है D नेगेटिव, हमारे पास कोई एटम है D नेगेटिव, ये H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। मैं तुमसे पूछता हूं कि D नेगेटिव फास्टर रेट से H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर कब डोनेट करेगा? ये D नेगेटिव फास्टर रेट से H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर कब डोनेट करेगा? तो आप क्या बोलोगे, सर जब ये होगा अनस्टेबल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अगर ये बंदा D नेगेटिव, अगर ये अनायन अभी अनस्टेबल है तो खुद से जल्द चार्ज हटाना चाहेगा, हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल बिल्कुल, ताकि स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। तो इसी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये बहुत जल्दी H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, हाँ या ना बोलो? तो बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट करता है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। समझ गए बात को, समझ गए बात को? कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई समस्या? क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब देखो, देखो अगली बात। मान लो कि यही हमारे पास जो A नेगेटिव है वो क्या कर रहा है, वो इस H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है। और इस बार ये क्या है, स्टेबल है। इस बार A नेगेटिव पहले से स्टेबल है, पहले से क्या है, स्टेबल है। तो अब बताओ, अगर ये A नेगेटिव स्टेबल है तो क्या ये H पॉजिटिव को आराम से जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? अगर ये स्टेबल है तो क्या ये H पॉजिटिव को जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? आप बोलोगे नहीं करेगा सर। मैं पूछूंगा क्यों नहीं करेगा बेटा? मैं पूछूंगा, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ठीक है, ठीक है, ऑन है, ऑन है। मैं तो डर गया था बंद तो नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बच्चा पूछेगा कि सर ये जो A नेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से H पॉजिटिव को डोनेट क्यों नहीं करेगा, जल्दी से H पॉजिटिव को डोनेट क्यों नहीं करेगा? तो मैं बोलूंगा कि देखो, अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके अनस्टेबल तो नहीं बनना चाहेगा ना। बोलो बोलो, अगर ये बंदा पहले से स्टेबल है तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके अनस्टेबल बन जाए, पागल तो नहीं है ना? हाँ सर, हाँ सर। यानी कि जो बेस जितना अधिक स्टेबल है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना धीरे, उतना कम टाइम में डोनेट करता है। हाँ सर, सही बात है, सही बात है। और अगली बात समझो, जो अनायन जितना अधिक स्टेबल है, जो अनायन जितना अधिक स्टेबल है वह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना धीरे डोनेट करेगा H पॉजिटिव को। ये हमारे पास जो A नेगेटिव है वो स्टेबल है, अगर ये A नेगेटिव स्टेबल है तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत ही धीरे इस H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा। यानी कि फास्टर रेट से H पॉजिटिव आयन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं देगा, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को या जल्दी से अपने लोन पेयर को H पॉजिटिव को नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि A नेगेटिव स्टेबल है। A नेगेटिव क्या है, भी स्टेबल है। इतनी बातें क्लियर है? हाँ सर, इतनी बातें क्लियर है। तो अब बात को समझो, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को धीरे धीरे दे रहा है, जो बंदा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो अनायन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी H पॉजिटिव एटम को लेट से दे रहा है, फास्टर नहीं, फास्ट स्पीड से नहीं दे रहा है, धीरे धीरे दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, वीक बेस। क्या हो जाएगा, वीक बेस। बेस मतलब कि जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H पॉजिटिव को देता है वो हो गया बेस। जो ज़्यादा जल्दी से देता है वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो धीरे धीरे देता है वो होता है वीक बेस। ठीक है, तो अब बताओ, अब बताओ स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? D और A में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? तो आप लोग बोलोगे कि सर ये जो D वाला बंदा है ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और ये जो A वाला बंदा है ये होगा वीक बेस। ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जल्दी से आप पहले इन एग्जांपल को अच्छे से लिख लो एज इट इज, फिर मैं आपको बता दूंगा कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो।
हो गया बेटा। तो आओ अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखो ध्यान से, ये था क्या एग्जांपल में, ये एग्जांपल में था क्या कि हमारे पास कोई A नेगेटिव था, वह H पॉजिटिव एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा था। हमारे पास कोई A नेगेटिव था, वह इस H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था। तो जो भी बंदा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, अपने लोन पेयर को H पॉजिटिव को डोनेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि ए क्या हो जाएगा हमारा, तो अब बोलोगे कि सर ये हो जाएगा बेस, क्योंकि ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है H पॉजिटिव आयन को, अपने लोन पेयर को H पॉजिटिव आयन पर डोनेट कर रहा है, इस वजह से ए हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बेस हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे ही ये जो ए है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, अपने लोन पेयर को इस H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा, क्या बन के तैयार हो जाएगा, AH। क्या यही मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाएगा, यही मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। तो ये जो मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। यानी कि किसी बेस में, किसी एनायन में H पॉजिटिव आयन जोड़ दो, किसी एनायन में एक H पॉजिटिव आयन को जोड़ दो, और जो बंदा बन के तैयार हुआ वो हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट एसिड। नेगेटिव चार्ज था, एनायन था, बेस था, तो बिल्कुल था। इसमें मैंने क्या कर दिया, H पॉजिटिव आयन को जोड़ दिया। क्या कर दिया, H पॉजिटिव आयन को जोड़ दिया, क्या बन के तैयार हुआ, AH। ये क्या हो जाएगा, इस A नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, इस A नेगेटिव का ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया, समझ में आया। हाँ सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताता हूं, ये A नेगेटिव इस H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, बना लिया AH। तो ये जो AH होगा, ये जो हमारे पास AH है, ये क्या होगा, ये जो AH है वह इस A नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ये जो हमारे पास AH है बेटा, वह इस A नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड बन के तैयार हो गया। ठीक है, पक्की बात, क्रिस्टल क्लियर बात। हाँ सर, अगली बात देखो, अगली बात देखो। मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है BH, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है BH। क्या है, BH। यहाँ पे H हाइड्रोजन है। मैंने क्या किया, यहां से इन दोनों बंदों को सेपरेट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये जो हमारे पास BH था, इसको B नेगेटिव प्लस ऑफ H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, इसको A नेगेटिव प्लस ऑफ H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि BH में से H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे BH में से H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया, BH में से H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया। तो क्या बन के तैयार हुआ है, B नेगेटिव। क्या बन के तैयार हुआ, B नेगेटिव। तो ये जो B नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट, ये जो B नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। B नेगेटिव क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। और ये B नेगेटिव किसका कॉन्जुगेट बेस होगा, BH का कॉन्जुगेट बेस होगा। BH में से H पॉजिटिव को हटाया, क्या बन के तैयार हुआ, B नेगेटिव। तो ये जो B नेगेटिव है वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस, इस कॉन्जुगेट एसिड का, इस BH का। तो तुमसे अगर मैं पूछ दूं कि A नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, A नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर AH। क्या बोलोगे, AH। और मैं आपसे इसका रिवर्स पूछ दूं कि AH का कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, A नेगेटिव। AH का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो आप बोलोगे A नेगेटिव। सिमिलरली BH का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, B नेगेटिव। BH का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, B नेगेटिव। और मैं पूछ दिया B नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, तो आप बोलोगे BH। B नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो आप बोल दोगे BH। क्या, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ये बात भी क्लियर हो गई। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ये बात भी क्लियर हो गई। वीक बेस क्या होता है, ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। अब चलो आगे, इसको लिखो, फिर एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं और आगे चलता हूं। जल्दी करो, चलो और बेटा आगे की बात समझते हैं। चलो, मान लो हमारे पास क्या है, कोई B नेगेटिव। क्या है, B नेगेटिव। यानी कि इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। हमारे पास क्या है, B नेगेटिव। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो B नेगेटिव है बेटा, वो क्या है, अनस्टेबल।
ये जो हमारे पास बी नेगेटिव है वो क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, हाँ सर। तो अगर ये बेटा बी नेगेटिव हमारे पास अनस्टेबल है तो वो H पॉजिटिव को बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर बहुत जल्दी दे देगा। हाँ सर, ठीक बात है। तो जो बन के तैयार होगा वो क्या बन के तैयार होगा, BH। क्या बन के तैयार होगा, BH। ये जो BH होगा वह इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, वो BH होगा जो वह इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। अगली बात देखो, अगली बात देखो, अगर ये अनस्टेबल अनायन है, अगर ये अनस्टेबल अनायन है यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी डोनेट करेगा। अगर ये अनस्टेबल अनायन है यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अपने लोन पेयर को जल्दी डोनेट करेगा H पॉजिटिव को। अगर ये अनस्टेबल अनायन है तो अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को बहुत जल्दी दे देगा, बहुत ही जल्दी दे देगा। हाँ या ना बोलो सर, बिल्कुल। अच्छा, यानी कि अगर ये अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को बहुत ही जल्दी दे रहा है, बहुत फास्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, क्यों? जो अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को जितना जल्दी देता है वह उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ये बंदा स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, BH। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वीक। मैं बस यही कह रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस का एसिड वीक होता है और वीक बेस का एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, पक्की बात। अब आओ अगला केस देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है कोई A नेगेटिव, ये क्या करता है, H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये क्या करता है, H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और क्या बना लेता है, AH। क्या बना लेता है बेटा, AH। ठीक, अब देखो इस बार जो हमारे पास A नेगेटिव है वो क्या है बेटा, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। ठीक है, हाँ सर। तो अगर बेटा ये जो A नेगेटिव स्टेबल है, अगर ये बंदा पहले से स्टेबल है तो क्या अपने लोन पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन को देना चाहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देना चाहेगा। अगर ये A नेगेटिव स्टेबल है पहले से ही तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव को देना चाहेगा। अब बोलोगे सर जल्दी तो नहीं देना चाहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेबल ऑलरेडी है, स्टेबिलिटी में तो कुछ छेड़छाड़ अब नहीं करना चाहेगा सर। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात बोले हो। तो अगर ये जल्दी नहीं देना चाहेगा मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो A नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो A नेगेटिव है वह लोन पेयर को फास्टर रेट से शिफ्ट नहीं करेगा H पॉजिटिव को। हाँ सर। तो अगर ये लोन पेयर को जल्दी H पॉजिटिव को नहीं देगा यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से हो गया वीक बेस। जो बंदा अपने लोन पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H पॉजिटिव को देने में देरी करता है वो हो जाता है वीक बेस। वो क्या हो जाता है, वीक बेस। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ये बेटा वीक बेस हो गया, अगर ये A नेगेटिव वीक बेस हो गया तो इस A नेगेटिव से जो हमारा एसिड बनकर तैयार हुआ AH, ये जो हमारा A नेगेटिव से जो कॉन्जुगेट एसिड बनकर तैयार हुआ, A नेगेटिव से जो कॉन्जुगेट एसिड बनकर तैयार हुआ AH, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ गए बात को, समझ गए बात को। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, ये सारी बातें क्लियर हुई आपको। ये सारी बातें आपको क्लियर हुई, बताओ। आई में मेरी आंखों में कुछ तो हो रहा है, आंखों में कुछ तो हो रहा है, सुबह से परेशान हो इसको लेकर। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। बहुत आसान सी बातें थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अब आओ अगला पॉइंट देखते हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयन स्टेबिलिटी, यानी कि जितना वीक एसिड, सॉरी आओ देखते हैं पहले। लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयन स्टेबिलिटी, यानी कि जितना स्टेबल अनायन है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, जितना स्टेबल अनायन है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। अगली बात देखो, अगर बेटा अनायन स्टेबल है, अगर बेटा अनायन हमारा स्टेबल है तो जो हमारा एसिड होगा वो क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि एनायन की वजह से तो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। हाँ सर। तो अगर हमारा एनायन स्टेबल है तो एसिड कैसा होगा, सॉरी बेस कैसा होगा, वीक होगा। अगर देखो बेस जो था, एनायन जो था बंदा, वही तो H पॉजिटिव डोनेट करता था ना। H पॉजिटिव को लोन पेयर कौन डोनेट करता था, जो हमारा एनायन था। हाँ सर। तो अगर एनायन स्टेबल है यानी कि वो क्या हो गया, वीक बेस। अगर एनायन स्टेबल है यानी कि वो क्या हो गया, वीक बेस। ठीक है। और जो अगर बंदा वीक बेस है तो इस बेस का जो एसिड होगा वह स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वह स्ट्रांग होगा, ज़्यादा होगा।
समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनायन स्टेबिलिटी के, यानी कि अगर एनायन जितना अधिक स्टेबल उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। अगर एनायन नहीं दिया है तो हम लोग क्या देखेंगे? बेस, जितना अच्छा बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, और उसके बाद जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। यानी कि इसका मतलब ये कि अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दे, ऑर्डर ये दे दे कि 4-5 ग्रुप दे दिया है, 4-5 ग्रुप लगा दिया है, उनका लिख दिया एसिडिक स्ट्रेंथ, 4-5 ग्रुप लगा दिया है, उनका लिख दिया एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है? हाँ सर, जैसे पीएच वैल्यू लिख दिया, मान लो 4-5 ग्रुप लगा दिया है जिनका उसने पीएच वैल्यू दे रखा है पेपर में, और उसने पूछ दिया कि इन ग्रुप्स में बताओ सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है। तो आप क्या देखोगे? जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम, यानी कि जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। कैसे? यहां पे समझा दिया कि एनायन स्टेबिलिटी, यानी कि एनायन जितना अधिक स्टेबल उतना वीक बेस, और जितना वीक बेस उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वह किस बात पे डिपेंड करेगी? कितना वीक बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्टेबल एनायन है। तो 5 आपको जो एग्जांपल दिया था उनमें सबका पीएच वैल्यू लिख के दे दिया, जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप। दूसरे तरीके से क्या सोच सकते थे? आप बताना बेस के टर्म में क्या सोचोगे? आगे चलते हैं। दूसरा बात ये दे दिया कि मान लो आपको 5-6 एनायन दे दिए, 5-6 एनायन दे दिए, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। उन 5 एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दे रखा है, उन 5 एनायन का क्वेश्चन में स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दे रखा है। आपसे पूछता है कि बताओ इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो आप क्या देखोगे? जो एनायन सबसे अधिक स्टेबल वो है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, और जो एनायन सबसे कम स्टेबल वो सबसे खराब लिविंग ग्रुप। है ना? बोलो, पक्की बात? ठीक है, बिल्कुल सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अगली बात देखो, ये पीएच वाले से करते हैं, यही पीएच वाले से करते हैं, ठीक। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। हेंस वीकेंड से, इसका मतलब क्या होता है? हेंस होता है बेटा ना, जो 3 डॉट लगा दिया हूं मैं, इसका मतलब क्या होता है? हेंस होता है। हेंस वीकेंड से लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि जितना तगड़ा कॉन्जुगेट एसिड होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी होगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है? कि जितना अच्छा, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। अगली बात, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीकेए वैल्यू। अब देखो, हमें कैसे पता चलेगा सर कि एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक है कि कम है, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करना है कि आप हमेशा याद रखो कि आपको क्वेश्चन में पीकेए वैल्यू देगा, नहीं देगा तो आपको कुछ स्टैंडर्ड पीकेए वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी, ठीक? हाँ सर। तो जिसका पीकेए वैल्यू अधिक होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, और जिसका पीकेए वैल्यू कम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होगा, ठीक है? इतनी सारी बातें क्लियर हैं। तो पहले आप इन सारी बातों को लिखो, फिर 1-2 केसेस और मैं आपको कराता हूं, बात समझाता हूं, उसके बाद मैं पीकेए वैल्यू लिखवा दूंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जल्दी लिखो। तो और बेटा अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पीकेए वैल्यू, कुछ स्टैंडर्ड पीकेए वैल्यू देख लेते हैं। आप एक बात हमेशा ध्यान देना कि जिसका पीकेए वैल्यू जितना अधिक उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम, और जिसका पीकेए वैल्यू जितना कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना अधिक, और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। हाँ या ना बोलो? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका पीकेए वैल्यू जितना कम वो उतना अच्छा, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसका पीकेए वैल्यू जितना ज्यादा वो उतना वीक एसिड, और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा वह उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। सारी बातें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आओ आगे देखो। जो हमारे पास HI है उसका पीकेए वैल्यू होता है -10, HBr का -8, HCl का -7, H3O पॉजिटिव का 1.74, H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन, HF का 3.4, RSO3H का 0, है ना?
RCOOH का 4.76। फिनॉल जो क्या कहते हैं पीएच, यानी कि पीएच मतलब बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। तो फिनॉल का pKa वैल्यू होता है 10। CH3OH यानी कि मिथेनॉल, इसका क्या होता है 15.7। H2O वाटर कितना हो गया 15.9। ROH मतलब जनरल एल्कोहल, एल्कोहल कितना हो गया 16। ये हो गया हमारा अल्काइन, अल्काइन का कितना होता है 25। H2 का हो गया 36। NH3 का क्या हो गया 38। और अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन यानी कि इथीन, इथीन का कितना होता है 39। CH4 यानी कि मीथेन, मीथेन का कितना होता है 44। और इथेन यानी कि एक टाइप का ये हो गया अल्केन, अल्केन कितना हो गया 50। समझ में? यानी कि इसमें सबसे, मैं तुमसे अगर पूछता हूं कि इनमें सबसे अधिक pKa वैल्यू किसका है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इसका सबसे अधिक pKa वैल्यू है, यानी कि क्या है, यह है वीकेस्ट एसिड। ये क्या हो गया वीकेस्ट एसिड। सबसे कमजोर एसिड ये हो गया। और अगर ये सबसे कमजोर एसिड है, अगर ये सबसे कमजोर एसिड है तो जो एसिड जितना अधिक खराब, जो एसिड जितना अधिक जो एसिड जितना कमजोर, जो एसिड जितना वीक, वह उतना ही बैड लिविंग ग्रुप। यानी कि ये क्या है, ये क्या है सबसे बैड लिविंग ग्रुप। ये क्या है सबसे अधिक बैड लिविंग ग्रुप। समझे? और ये देखो इसका, देखो इसका pKa वैल्यू सबसे कम है, इसका जो है pKa वैल्यू सबसे कम है -10 है, यानी कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और बेटा अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है बच्चा, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हमारा, इसका मतलब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप, नहीं गुड लिविंग ग्रुप। जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप। क्या ये बात भी क्लियर है? क्या ये बात भी क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से चार्ट बनाओगे, और मैं आशा करता हूं कि इस चार्ट का मतलब क्या है, यहाँ से आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ग्रुप स्ट्रॉन्ग अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप वीक लिविंग ग्रुप है, आप समझ जाओगे चार्ट को देख के। आपको ये pKa वैल्यू बेटा याद होनी चाहिए, आपको ये pKa वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक। अगली बात अब सुनो, एक लास्ट एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लो आपको 4 मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल का pH वैल्यू या फिर 4 एटम है, उनका pH वैल्यू दे रखा है, और तुमसे क्या पूछता है कि बताओ इनमें से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर मुझे पता है कि जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग या फिर जो बेस जितना वीक वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है। सबका pH दे रखा है, तो आप पकड़ोगे कि सबसे कम pH किसका है, जिस बंदे का pH सबसे कम वो बंदा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो बंदा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो सबसे वीक बेस। यानी कि जिसका pH जितना कम वह उतना स्ट्रॉन्ग एसिड और उतना ही वीक बेस। एसिडिटी और बेसिसिटी बिल्कुल आपस में अपोजिट होती है ना, जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना वीक बेस होगा। यानी कि जिसका pH सबसे कम होगा वह सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और सबसे वीक बेस होगा। तो समझ में आया बात कि जिसका pH सबसे कम वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको आप लोग नोट करो, चार्ट को बनाओ जल्दी से। चलो बेटा आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है कि सम स्टैंडर्ड लिविंग ग्रुप, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड हैं जो आपको क्वेश्चन में आमतौर पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, है ना। आप इनको एज इट इज याद रख लोगे, आप इनको एज इट इज याद रख लोगे। उसके बाद हम लोग कल इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एक सेकेंड फिर से वही गड़बड़, माइक का सॉरी मैं भूल जाता हूँ, अगर आप लोग को सुनाई न दिया हो तो मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या बोल रहा हूँ कि आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कुछ पढ़ाए नहीं थे। इनको आपको एज इट इज, इन सभी को आपको एज इट इज याद रखना है, इन सभी को आपको एज इट इज याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन पे बेस्ड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और मान लो अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो pKa वैल्यू से आपको नहीं पता चल रहा और इस ट्रेंड से भी नहीं पता चल रहा, सर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि जो बंदा जितना स्टेबल अनायन उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, आपने बताया था। तो हम लोग एनायन स्टेबिलिटी से उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ये चेक करेंगे वहाँ पे कि कौन सा एनायन अधिक स्टेबल है, और आपको पता है कि कौन सा एनायन अधिक स्टेबल होता है। एनायन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट सब बता रखा हूँ ना। एनायन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये सारी चीज़ें करा रखा हूँ मैं,
है ना, हाँ सर बिल्कुल करा रखे हो। तो आपको तो वहाँ पे हम लोग उन ट्रेंड से जाएंगे, वहाँ पे हम लोग उन ट्रेंड से जाएंगे। ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो चलो पहले हम लोग जल्दी से इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो ये वाला बंदा है, सबका नाम भी मैं कल बताऊंगा आपको, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो आप इनको एज इट इज नोट डाउन करोगे, आप घर से इसको याद करके आओगे, है ना। आज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इनको एज इट इज नोट डाउन कर लो, घर से इन स्ट्रक्चर को याद करके आओगे, इनका ट्रेंड। कल मैं इन पे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, इन सब का नाम बताऊंगा। और हमारा लिविंग ग्रुप खत्म हो चुका है और हम लोग कल से मतलब इसमें मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट जाएंगे, 5 मिनट। और हम लोग उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल, इनके बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बैड न्यूक्लियोफाइल, इन सब पे जाएंगे हम लोग। इन सब को हम लोग सॉल्व करेंगे, इन सब को हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन करने के बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हेलोअरेंस, और उसके बाद फिर चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। खूब एंजॉय किया होगा आप लोगों ने आज की क्लास को। आज की क्लास की सारी बातें आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। ठीक, तो इसी अच्छी बात के साथ मैं आज के लेक्चर को ख़त्म करता हूं। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बढ़िया रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।